जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं एडवोकेट काली शंकर शारदे। आज हम फिर से उपस्थित हैं AIBE की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के साथ। आज हम चर्चा करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि CPC से संबंधित प्रश्नों पर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल कितनी धाराएं और आदेश हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर भी आपके सामने है। 158 धाराएं तथा 51 आदेश। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धाराओं में संशोधन किया जा सकता है, किसके द्वारा? ऑप्शन है आपके सामने, उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, महान्यायवादी द्वारा, संसद द्वारा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धाराओं में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है, आपको बताना है। उत्तर है इसका संसद द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 निम्न में से किनके संदर्भ में लागू नहीं होती है? ऑप्शन से दीवानी मामलों में, राजस्व मामलों में, सेवा संबंधित मामलों में, भूमि विधि व स्थानीय विधि के मामलों में। वीडियो पॉज करके आप लोग खोजने का प्रयास करिए। जितना ही उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे उतना ही लाभ होगा परीक्षा में, क्योंकि वहाँ बुक किताबें तो रहती हैं आपके पास। कौन सा प्रश्न कहाँ मिलेगा ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उत्तर है इसका सेवा संबंधी मामलों में, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 प्रवृत्त हुआ था, यानी कि कब प्रवृत्त हुआ था? ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल 2002 को, 1 जून 2002 को, 1 जुलाई 2002 को, और डी ऑप्शन है 6 जून 2002 को। उत्तर है इसका 1 जुलाई 2002 को, यानी कि सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 एवं 2002 की वैधता को जायज़ ठहराया गया? ऑप्शंस हैं दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, और डी ऑप्शन है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर है सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, यानी कि सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत डिग्री को परिभाषित किया गया है, इसकी किस धारा में? ऑप्शन हैं आपके सामने। ए ऑप्शन है धारा 2(1) में, बी ऑप्शन धारा 2(2) में, सी ऑप्शन धारा 2(a) में, और डी ऑप्शन है धारा 2(b) में। उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर है धारा 2(2) में, यानी कि बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, एक डिग्री हो सकती है प्रारंभिक, अंतिम, पहले प्रारंभिक फिर अंतिम, प्रारंभिक या अंतिम कोई भी। एक डिग्री क्या हो सकती है आपको बताना है। उत्तर है इसका प्रारंभिक या अंतिम कोई भी, यानी कि डी ऑप्शन। डीम्ड डिग्री से अभिप्रेत है, क्या अभिप्रेत है? ऑप्शंस है न्यायालय का अंतिम निर्णय, न्यायालय का अंतिम आदेश, निर्णय का प्रथम पैराग्राफ, निर्णय का अंतिम पैराग्राफ जब तक डिग्री तैयार की जाए। डीम्ड डिग्री से क्या अभिप्रेत है आपको बताना है। उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर है न्यायालय का अंतिम आदेश। आगे बढ़ते हैं,
एक डिग्री कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है एक डिग्री कौन सी नहीं है। एक अभियोग की अस्वीकृति, बी ऑप्शन है अनुपस्थिति के लिए बर्खास्तगी का आदेश, सी ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत किसी भी सवाल का निर्धारण निर्णायक अधिनिर्णय जो मुकदमे में विवाद में सभी या किन्हीं मामलों के संबंध में, डी ऑप्शन है पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करता है। इसका ऑप्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसका उत्तर देखते हैं। बी ऑप्शन इसका सही है, अनुपस्थिति के लिए बर्खास्तगी का आदेश। ठीक है, यह अनुपस्थिति के लिए बर्खास्तगी का आदेश जो है यह डिक्री नहीं है। आगे देखते हैं, सीपीसी की धारा 2 के अंतर्गत कौन सा निर्णय डिक्री नहीं है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। अंतिम डिक्री के लिए एक आवेदन की बर्खास्तगी, भूमि अधिग्रहण मामले में न्यायाधिकरण का अवार्ड, उपशमन का आदेश, धारा 92 के तहत एक योजना को संशोधित करने का आदेश। उत्तर है इसका भूमि अधिग्रहण मामले में न्यायाधिकरण का अवार्ड, यानी कि बी ऑप्शन। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2(5) के अनुसार विदेशी न्यायालय से विपरीत है। विदेशी न्यायालय से क्या विपरीत है आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन है एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित हुआ है। बी ऑप्शन है एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित नहीं हुआ है। सी ऑप्शन है भारत में स्थित न्यायालय जो विदेशी विधि का उपयोजन लागू कर रहा है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। चारों ऑप्शंस में से बताना है विदेशी न्यायालय से क्या विपरीत है। उत्तर है इसका एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित नहीं हुआ है, यानी कि ये बी ऑप्शन इसका जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नांकित में से किस उपबंध में अंतःकालीन लाभ को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन हैं धारा 2(4), धारा 2(8), धारा 2(12), धारा 2(14। उत्तर है इसका धारा 2(12, यानी कि सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कोर्ट की धन संबंधी अधिकारिता का प्रावधान किया गया है? धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6? धन संबंधी अधिकारिता का प्रावधान कहाँ किया गया है कोर्ट की? उत्तर इसका धारा 6। धारा 6 में कोर्ट की धन संबंधी अधिकारिता का प्रावधान किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 217 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोक अधिकारी नहीं है? ऑप्शन है एक न्यायाधीश, ग्राम पंचायत का सरपंच, एक व्यक्ति जो सेवा में है और सरकार से वेतन पाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शंस आपके सामने। उत्तर है इसका ग्राम पंचायत का सरपंच, यह जो है लोक अधिकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, दीवानी प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी आदेश को परिभाषित करती है? ऑप्शन हैं धारा 2(2) में, धारा 2(9), धारा 2(14), धारा 2(15। इन धाराओं में से कौन सी आदेश को परिभाषित करती है?
जिन प्रश्नों में, जिन विकल्पों में धाराओं का सीधे उल्लेख है उनको खोजने में थोड़ी आसानी होती है, उनको डायरेक्ट उस धारा पे पहुंच के उसका उत्तर खोजा जा सकता है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग ये अभ्यास करने का प्रयास करिए। उत्तर है 2-14, यानी कि ये सी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। धारा 3 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लघुवाद न्यायालय निम्नलिखित में से किसके अधीनस्थ है? केवल उच्च न्यायालय के, केवल जिला न्यायालय के, न तो ए और न बी के, और डी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों के। धारा 3 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लघुवाद न्यायालय निम्नलिखित में से किसके अधीनस्थ है? उत्तर देखते हैं इसका, ए एवं बी दोनों के, यानी कि डी ऑप्शन। ए और बी क्या है? केवल उच्च न्यायालय के, केवल जिला न्यायालय के। उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय दोनों के अधीन यह लघुवाद न्यायालय होता है। अगला प्रश्न, प्लीडर परिभाषित है सीपीसी में कहाँ पर? ऑप्शन हैं आपके सामने, धारा 215 में, धारा 27 में, धारा 27 में। ये दोनों ऑप्शन एक हो गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर देखते हैं इसका, धारा 215 में। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सिविल प्रकृति का वाद नहीं है? ऑप्शन है संपत्ति संबंधी वाद, विवाह से संबंधित वाद, जाति से निष्कासन संबंधित वाद, विशिष्ट अनुतोष संबंधित वाद। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। उत्तर देखते हैं इसका, उत्तर है जाति से निष्कासन संबंधित वाद, यानी कि सी ऑप्शन। पूर्व न्याय का सिद्धांत केवल वाद पर, केवल निष्पादन कार्रवाइयों पर, केवल आर्बिट्रेशन कार्रवाइयों पर, वाद एवं निष्पादन कार्रवाई दोनों पर लागू होता है। पूर्व न्याय का सिद्धांत किस पर लागू होता है बताना है आपको। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। उत्तर देखते हैं इसका, वाद एवं निष्पादन दोनों पर लागू होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में प्रांग न्याय का सिद्धांत, प्रांग न्याय के सिद्धांत से संबंधित उपबंध दिया गया है? ऑप्शन हैं धारा 11, धारा 10, धारा 12, धारा 13। उत्तर देखते हैं इसका, उत्तर है धारा 11, यानी कि ए ऑप्शन। ये थे सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ एक बार फिर से शारदेय सर क्लासेस की ओर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।